मैं जमीन पर बैठा छेदीलाल जैसे होश में आया। उसे समझ आ गया कि वह सुअर का चारा खा रहा था। वह घबराकर अपनी उंगलियां गले में डालकर उल्टी करने लगा, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया कुछ भी बाहर नहीं निकला। बसंती घबराकर बोली, क्या हुआ तुम्हारे दादा को? मैंने कांपती आवाज में कहा, दादी, मैंने देखा दादा सुअर का चारा खा रहे थे। छेदीलाल झल्लाकर बोला, बकवास, मैं तो नींद में चल रहा था, मैंने कुछ नहीं खाया, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी छेदीलाल का पेट हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे फूलने लगा। उसने पेट सहलाते हुए कहा, पेट में बहुत गड़बड़ लग रही है, उल्टी भी नहीं हो रही। बसंती बोली, तुम रुको, मैं गोदाम से थोड़ा सरसों का तेल ले आती हूँ, शायद उससे उल्टी हो जाए। ये कहकर वह चली गई। कमरे में बस मैं और छेदीलाल रह गए। तभी छेदीलाल अचानक मेरे पास झुका और धीमी खतरनाक आवाज में बोला, मेरे अच्छे पोते, मुझे बता, तूने अभी क्या देखा? मैंने डर के मारे नीचे उसकी परछाई देखी, और जो बोल रहा था वह इंसान नहीं बल्कि सुअर के सिर वाला आदमी दिख रहा था। मैं चीखने ही वाला था कि उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और बोला, सच बता, तूने और क्या देखा? उसी वक्त बसंती तेल लेकर लौट आई। उसने आते ही बोला, लो तेल ले आई हूँ। छेदीलाल ने मेरा कंधा छोड़ दिया। मैं भागकर बसंती के पीछे छिप गया और उसकी साड़ी कसकर पकड़ ली। बसंती ने तेल छेदीलाल के हाथ में देते हुए कहा, इसे पी लो, शायद चारा बाहर आ जाए। छेदीलाल ने तेल की एक छोटी सी घूंट ली और मुंह बनाकर बोला, इतना तेल पीना बर्बादी है, बस इतना काफी है। बसंती बोली, इतनी सी घूंट से क्या होगा, और पी लो। लेकिन छेदीलाल ने मना कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया। जाते समय मैंने फिर उसकी परछाई देखी। इस बार परछाई बिल्कुल इंसान की थी, सुअर सिर वाला कुछ भी नहीं था। क्या मैं गलत देख रहा था? सुबह होते ही हम छेदीलाल की चीख से जाग गए। वह पेट पकड़े बैठा था, चेहरे पर ठंडा पसीना था, पेट और भी ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। बसंती बोली, अब तो चलना ही पड़ेगा, कस्बे के अस्पताल चलो। छेदीलाल झुंझलाकर बोला, नए साल में अस्पताल जाना अशुभ होता है। बसंती बोली, जान से बढ़कर कुछ नहीं। आखिरकार वह मान गया। बसंती उसे ठेले पर चढ़ाने लगी। छेदीलाल पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से ठेले पर चढ़ पाया। जाते वक्त बसंती ने मुझसे कहा, घर संभाल कर रखना, कहीं मत जाना, हम दोपहर तक लौट आएंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उनके जाने के बाद पूरा आंगन खाली लगने लगा। दोपहर होते होते मुझे जोर की भूख लगने लगी। तभी आंगन का दरवाजा खुला और दो लोग अंदर आए। वे मेरे चाचा सतीश और उनकी पत्नी मोनिका थे। मोनिका का पेट थोड़ा उभरा हुआ था, जैसे वह गर्भ से हो। मोनिका गर्भवती है। डोगा, तुम्हारे दादा दादी कस्बे में किसी को दिखाने गए हैं? कौन बीमार है? दादा बीमार है, बोले थे दोपहर तक लौट आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे चाचा सतीश सामान उठाकर घर के अंदर ले गए। हमारे घर के पूरब वाले कमरे में 4 सुअर के बच्चे थे। कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मोनिका जैसे ही अंदर गई, उसका चेहरा बदल गया। वह उठते ही नाक ढककर आंगन में भाग गई। तुम्हारे घर में सुअर पाले जा रहे हैं क्या? बदबू से जी मचल रहा है, सतीश ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। मोनिका, बुरा मत मानो, मुझे नहीं पता था कि पूरब वाले कमरे में सुअर है। मैं तुम्हें पश्चिम वाले कमरे में ले चलता हूँ। डोगा, पश्चिम वाला कमरा साफ है ना? साफ है। सतीश सामान लेकर मोनिका को पश्चिम वाले कमरे में ले गया। मोनिका थोड़ी देर वहां रही, फिर बाहर आई। उसके हाथ में कुछ टॉफियां थी। उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके पास गया। उसने टॉफियां मेरे हाथ में रख दी और मुस्कुराकर बोली, दादा की तबीयत कैसी है? दादा का पेट दुख रहा है। इतना सुनते ही सतीश गोदाम से सुअर के सिर का मांस निकालकर एक थाली में ले आया। घर में और कुछ तैयार नहीं है, बस यही है, पहले यही खा लो, माँ आएगी तो वह खाना बना देगी। मोनिका ने थाली में रखे मांस को देखा। वह तेल से चमक रहा था। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन चाचा ने मुझे खाने नहीं दिया। मोनिका ने थाली उठाई और एक हाथ से मांस तोड़ तोड़ कर खाने लगी। वह बहुत तेजी से खा रही थी। पूरी थाली कुछ ही देर में खाली हो गई। सतीश ने हंसकर पूछा, मोनिका, मांस कैसा लगा? स्वाद अच्छा है? और है क्या? बेटा भी खाना चाहता है? मोनिका बोली, घर में सुअर के सिर का मांस नहीं है, बस थोड़ा बहुत सुअर की आंतें हैं, मैं ले आता हूँ। बेटा आंतें नहीं खाता, उसे सुअर के सिर का मांस ही चाहिए। सतीश थोड़ा परेशान हो गया। नए साल के दिनों में हर घर में यही खाया जाता है, मैं कहाँ से लाऊं? मोनिका ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पूरब वाले कमरे में सुअर है, फिर भी कहते हो मांस नहीं मिल सकता। पूरब वाले कमरे में सुअर के बच्चे हैं, अभी नहीं काट सकते? इसमें क्या नहीं काट सकते? सब सुअर ही है। ये कैसी जगह है? कल मैं शहर लौट जाऊंगी। मोनिका की बात सुनकर सतीश घबरा गया। अरे बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, मैं काट देता हूँ, मैं काट देता हूँ। अब खुश हुई। मोनिका मुस्कुराई और बोली, मैं खुद चुनूंगी। वह पूरब वाले कमरे में गई और उंगली से चितकबरे सुअर के बच्चे की ओर इशारा किया। यही वाला काटो, रंग भी अलग है। ठीक है, यही काटेंगे। सतीश ने सुअर के बच्चे को पकड़ लिया। वह तेज आवाज में चिल्लाने लगा। सतीश उसे लेकर आंगन में गया। मोनिका भी पीछे पीछे गई। डोगा, गोदाम से चाकू ले आओ। चाचा, ये बहुत छोटा है, क्या इसे काटना ठीक है? सतीश कुछ पल झिझका, लेकिन तभी मोनिका नाराज हो गई और बोली, बेटा अगर तुम्हारे बाप को मांस नहीं खिला सकते तो हम चले जाते हैं। ये सुनते ही सतीश का चेहरा बदल गया। वह सुअर के बच्चे को लेकर गोदाम में चला गया। थोड़ी देर बाद एक चीख सुनाई दी, फिर सुअर के बच्चे को उबलते पानी में डाल दिया गया। मोनिका के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सतीश के गाल पर चूम लिया। डोगा, गोदाम से सूखी लकड़ियां ले आओ। इतना कहते ही मेरे दादा दादी लौट आए। दादा का पेट अब भी फूला हुआ था। दादा, आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? दादा ने कुछ नहीं कहा और सीधे घर के अंदर चले गए। दादी भी पीछे पीछे गई। पूरब वाले कमरे का वह चितकबरा सुअर कहाँ गया? दादा बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। सतीश, क्या तुमने पूरब वाले कमरे का चितकबरा सुअर देखा है? सतीश कुछ पल चुप रहा, फिर उंगली से बड़े बर्तन की ओर इशारा किया। चितकबरा सुअर उसी में है। दादी की आंखें फैल गई। वह दौड़कर बर्तन के पास गई, ढक्कन खोला, अंदर पूरा बर्तन सुअर के मांस से भरा था। ये देखते ही दादी जमीन पर बैठ गई। बेवजह तुमने सुअर का बच्चा क्यों काट दिया? ये तो तुम्हारे पिता की जान लेने वाली बात है। मैं और सतीश दोनों हैरान रह गए। बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, इससे पिता की जान कैसे जा सकती है? मैंने तो इसे बहू के लिए काटा है, उसके पेट में तुम्हारा पोता है। दादी इधर उधर देखने लगी और बोली, बहू कहाँ है? तभी सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। आंगन में हमारे अलावा कोई नहीं था। मोनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। चाचा ने जोर जोर से मोनिका को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अभी तो यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? लौटते वक्त क्या तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब दिखा था? चाचा ने माथे पर बल डालकर सोचा और बोला, लौटते समय मोनिका ने कहा था उसका पेट दर्द कर रहा है। वह शौच के लिए पेड़ के पीछे गई थी और काफी देर बाद लौटी थी। दादी ने तुरंत पूछा, क्या उस जगह बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे? चाचा घबराकर बोला, हाँ, वहाँ 7-8 बड़े पेड़ थे। दादी का चेहरा उतर गया। वह जगह ठीक नहीं है, मोनिका को उसी चीज ने खा लिया है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए तुम्हें सच दिखाई नहीं दिया। चाचा यह सुनते ही बुरी तरह घबरा गया। मैं नहीं मानता, मैं खुद जाकर देखूंगा। यह कहकर वह आंगन से बाहर भाग गया। दादी ने गहरी सांस ली और दादा के पास जाकर बोली, बूढ़े, चितकबरा सुअर मर गया। अब वह सच में नाराज हो गया है, उसे दफनाने का मौका भी नहीं मिला। कल तीसरा दिन है, अब क्या होगा? दादा ने दांत पीस कर कहा, हम इंसान हैं, किसी सुअर से डरने वाले नहीं। अगर वह आया तो सुअर मारने के तरीके से ही उसे मार देंगे। दादी कांपते स्वर में बोली, वह सुअर अब जिन्न बन चुका है, हम दोनों बूढ़े हैं, कैसे मारेंगे? क्यों ना सोना लौटा दे और यह जिम्मा उसके हवाले कर दे। दादा ने गुस्से से कहा। हाथ आया। सोना कोई वापस देता है, जब सतीश लौटेगा तब सोचेंगे। रात गहराने लगी, तभी चाचा लौट आया। उसकी गोद में एक इंसानी खाल
खाल थी, वह मोनिका की खाल थी। अंदर का सब कुछ साफ किया जा चुका था। चाचा रोते हुए बोला, मोनिका मर गई, हम तो अभी शादीशुदा भी